अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड अनदर डे। और जनाब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। कल बड़ी कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने जीत हासिल की। अच्छी बात ये थी द सीनियर्स रिस्पॉन्डेड, फ़खर, इमाम, रिजवान, बाबर सबकी तरफ से जो है वो चिप इन किया, सबकी तरफ से जो है वो प्रॉपर हमें रन्स आते हुए दिखे। और जब फ़खर का फ्लो शुरू होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़खर जो है वो सेंचुरी ना करें। बॉलिंग में बात करें तो नसीम शाह वाज अमेजिंग, ही वाज ब्रिलियंट, ही वाज स्पॉट ऑन एंड ही वाज टोटली डिसिप्लिन्ड। सो येस, ऑब्वियसली बात करेंगे जो कल मैच खेला गया उस हवाले से, ज़रा एनालाइज करेंगे। जीत तो हम गए, मगर इस जीत में और क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं अगले आने वाले मैच के लिए। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। आपका खुशामदीद करते हैं गेम सेट मैच में। और बहुत कम होता है कि हमारे पास बहुत सारी खुशखबरियाँ एक साथ होती हैं। पाकिस्तान कल मैच जीता 5 विकेटों से। 9 गेंदों पहले पाकिस्तान ने वो हदफ हासिल किया। पाकिस्तान दुनिया में 500 ओडीआई जीतने वाला टॉप 3 कंट्री बन चुका है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड अचीवमेंट। उसको भी फर्दर डिस्कशन करेंगे उसमें कि पाकिस्तान का जर्नी कैसा रहा। और एक और अच्छी खबर ये है कि हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी होंगे, लाला हमारे साथ आज। सो लॉट ऑफ गुड न्यूज़, बट द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज़ कि पाकिस्तान कल का मैच किस तरह जीता। और जैसे सवेरा ने कहा कि ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखी हमें, यंगस्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस दिखी। और फ़खर जमान, जब जैसे सवेरा ने कहा, जब वो खेलते हैं और अच्छे रन्स करते हैं तो जनरली पाकिस्तान जीतता है। कौन भूल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उनकी सेंचुरी। बट दिस सेंचुरी वाज आल्सो वेरी क्रूशल बिकॉज ये सीरीज़ अगर हमने जीतनी है तो आपके टॉप बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म करना है। तो वील टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ पाकिस्तान वन द गेम यस्टरडे। सवेरा बट देखिए जी, सेलिब्रेशन आपको दिख रही है इस वक्त के 500 ओडीआई विंस की सेलिब्रेशन। और ये 500 ओडीआई विंस जाहिर सी बात है साल से ओडीआई खेल रहे हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे लड़के इंजॉय करते हुए 500 ओडीआई विन को। और एवरी प्लेयर हैज़ अ कंट्रीब्यूशन, सबकी कंट्रीब्यूशन है। और जब हमारे साथ लाला हमें ज्वाइन इन करेंगे तो बिल्कुल हम लाला से भी जानेंगे कौन सी ऐसी यादगार ओडीआई, कौन सा ऐसा यादगार मैच है जो कि मुझे पता है अक्सर वो 2011 की ही बात करते हैं बुरी यादों में, मगर अच्छी याद का भी कोई ना कोई मैच ज़रूर होगा, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। बट यस, जहां आपने अच्छी बातों की, अच्छी खबरों की फैसल बात की है, वहाँ पे जो है जहाँ और अच्छी खुशखबरियों की बात की है वहाँ खुशखबरियाँ ये भी हैं कि नसीम का जो है वो रिकॉर्ड बना, बाबर आजम के 12,000 रन जो हैं वो मुकम्मल हो गए। सो देयर इज़ अ लॉट टू सेलिब्रेट टुडे। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मगर मुझे लगता है हमें ज़्यादा ओवरवेल्म्ड इन अचीवमेंट्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जब हम T20 सीरीज़ खेल रहे थे, वी वर 2 अप और वहाँ से न्यूजीलैंड पॉट अस अप और हमने जो है वो उस सीरीज़ को ड्रॉ किया। यानी हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-0 होना चाहिए था या चलो 4-1 होना चाहिए था, वहाँ से हम 2-2 पे एंड अप किए। और कल दूसरा मैच है हमारा न्यूजीलैंड, सो इट कुड बी अ कंप्लीटली टर्न अराउंड बिकॉज पाकिस्तान जब फेवरेट जाता है मैचेस में तो मुश्किल हो जाती है। जनरली ये होता है कि पाकिस्तान अगर अंडरडॉग जा रहा है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। बट लेट्स होप कि इस सीरीज को पाकिस्तान डिफरेंटली खेले कंपेयर टू। बट ऐसा क्यों होता है फैसल? मतलब जब भी हम जब हमारी सक्सेस रेट, जब मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं कि सक्सेस रेट जो है बायलैटरल्स में हमें दिखता है कि हमारी सक्सेस रेट कम है इन कंपैरिजन टू बड़े टूर्नामेंट्स में। उन बड़े टूर्नामेंट्स की जो हमारी सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है। वाई डू यू थिंक कि ऐसा कुछ होता है? अब मैं बताऊं उससे पहले व्यूअर्स के लिए एक अच्छी तमाम खुशखबरियों में से एक खुशखबरी ये है कि लाला जो ज्वाइन कर चुके हैं हमें, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ। मगर लाला को अभी हम बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं लाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली लाला का माइक लग जाए और वो। बट मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक पाकिस्तान व्हेनेवर, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान जब फेवरेट जाता है सीरीज में तो पाकिस्तान ये सोचता है कि शायद थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स, स्पेशली आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, दे बिकम स्लाइटली कंप्लेसेंट। जैसे कल भी अगर हम देखें तो फ़खर जमान और बाबर जब आउट हुए थे उससे पहले वाली बॉल पे अगर आप देखें वो 3 रन थे और बाबर उस पर थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे कि ये हमने 3 क्यों नहीं भागे, और अगली बॉल पे बाबर आउट भी हुए। सो दिस एक्चुअली टेल्स यू कि हमारे प्लेयर्स थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं। और अगर आप T20 की सीरीज़ में भी देखें, आखिरी 2 मैचेस जो हम हारे हैं वो कोई वन साइडेड हम न्यूजीलैंड से नहीं हारे। तो वो शायद सिर्फ क्रिकेट में, लाला हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्रिकेट में एक फाइन लाइन होती है कंप्लेसेंट होने में और कंपेटिटिव होने में। बिल्कुल, दिस इज वेयर वी लूज आउट। एग्जैक्टली। सो ये सवाल हम लाला की तरफ भी थ्रो करेंगे, मगर सबसे पहले तो लाला को कहेंगे खुशामदीद जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये मुझे लगता है कतर के टूर के बाद अब आप आए हैं यहाँ हमारे से, इसलिए कि कतर के बाद अब आपने मुझे बुलाया है।
क्योंकि हमने शो ही नहीं किया तो जाहिर सी बात आपने है। मुझे कल मैसेज किया कि आपने पहुंचने में आगे देखा आपकी बिल्कुल। कितनी बात मानी मैंने। तो लाला क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से, ईद अच्छी गुजरी है आप लोगों की? वेरी गुड, बिल्कुल। हम तो पहले दिन साथ थे ईद पे, तो ऑब्वियसली हमारे अब लाला को देख के हम ओवरवेलम होते रहेंगे, सारे सवाल जो हमने सोचे थे ना वो आधे कट जाएंगे वैसे ही। लाला, लेकिन आपसे स्टार्ट करेंगे इस सवाल से, एज अ बैट्समैन जब आप क्रीज पे होते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप रन्स पूरे नहीं भागते, या आप उस वक्त सोच रहे थे कि अब मेरी 50 हो जाएगी और मैं स्ट्राइक रोटेट कर रहा हूँ और वो नहीं होता, तो आपको लगता है कि वहाँ बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, जैसे हमने कल बाबर को आउट होते हुए देखा? वेल खैर पहले तो हम सबको मुबारक हो, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है, बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई हैं। और ये जो बात आप कर रहे हो फैसल, ये अच्छा, ये हम मेरे साथ भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हो चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो चुका है, और बहुत सारे प्लेयरों के साथ हुआ है कि रन नहीं होते तो अगली बॉल पे बंदा आउट हो जाता है। तो ये इस तरह होता है, लेकिन क्योंकि आप प्रोफेशनल इस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बैट्समैन अभी भी मैं देखता हूँ, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो बेसिक्स अभी भी ठीक नहीं करते, वो क्या करते हैं, जब बॉलर बॉल करता है वो क्रीज के अंदर ही खड़े रहते हैं, दोनों पाँव क्रीज के अंदर। बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान से अभी भी खेल रहे हैं, उन्हें मैंने PSL के मैचेस में देखा कि उनका बैट और पाँव दोनों क्रीज के अंदर होते हैं। जैसे एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हंसी की, तो वो बॉलर के साथ आगे तक चला जाता था ताकि रन लेने में। पर लाला अब तो मनकट का बड़ा डर हो गया है, क्योंकि मनकट बड़ी रेगुलरिटी में जो है वो मनकट होने लगा है। स्पिरिट ऑफ द गेम अगर मनकट होता है अब तो बड़ा तेजी से मनकट होने लगा है। बिल्कुल, ये तो है। तो मगर कल के मैच से हम शुरुआत करते हैं। कल जिस तरह मैच खेला और जितनी कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान ने उसको चेज डाउन किया, फखर जमान कमिंग बैक टू कलर्स, सबसे खुशी की बात है। मेरे लिए तो हमेशा से वो मैच विनर रहा है, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप बैटिंग करो या बॉलिंग करो। नए बॉल से स्टार्ट का अच्छा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि नीचे से बैट्समैन जब आए तो उनके ऊपर प्रेशर ना हो कि बैक टू बैक विकेटें गिर गई हैं, या शुरू में बॉलर ने रन दे दिए, बाद में बॉलरों के ऊपर प्रेशर आता है यार विकेटें गिरी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़खर की जो इनिंग थी, इतना उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट खेला है। वो जो कहते हैं ना कि यार सेकंड इनिंग में ये रन नहीं करता, प्रेशर में आ जाता है, इसके ज़्यादातर पहली इनिंगों में ज़्यादा रन हैं। तो सेकंड इनिंग में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेला है, और नो डाउट पिच भी बहुत अच्छा था, तो पिच का अच्छा इस्तेमाल किया। ऐसे पिचेस को बैट्समैन मिस नहीं करते। और जो फ़खर की इनिंग मेरे ख्याल में सेंसिबल भी खेला है, उसने सिंगल डबल भी किए हैं, उसने छक्के चौके भी मारे अपने मेरिट पे इमाम से भी प्रेशर उतारा उन्होंने। और शायद आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, फ़खर जब ओपनर खेलते हैं तो बड़ा डिफरेंटली खेलते हैं। उनकी अगर सेंचुरीज देखी जाए, 9 सेंचुरीज उनकी सारी ओपनिंग पोजीशन पे हैं, और उन्होंने कल जिस तरह खेला, उन्होंने इमाम से भी काफ़ी प्रेशर रिलीज़ किया। जब वो न्यूजीलैंड के ओपनिंग अटैक में जब प्रेशर आ रहा था तो फ़खर बाहर निकल के भी मार रहे थे, जहाँ सिंगल्स लेने थे वो भी ले रहे थे। सो डू यू थिंक कि हमें परमानेंटली वर्ल्ड कप तक फ़खर जमान को ओपनिंग स्लॉट पे फिक्स करना चाहिए? ओडीआई तो फिक्स है, लेकिन हम देखते हैं कि बाबर ओपनिंग में इमाम के साथ आते हैं। डू यू थिंक कि वो अब नहीं करना चाहिए? नहीं, बाबर तो T20s में ओपन करते हैं। हाँ, T20 में करते हैं, लेकिन बाबर का जो वनडे के अंदर नंबर है वो बहुत जबरदस्त नंबर है। थर्ड बिल्कुल ठीक नंबर है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी जल्दी विकेट गिरती भी है तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो इनिंग बिल्ड कर सकता है आपके लिए। तो बाकी ये है कि 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, वो अगर 15-20 ओवर के बाद भी आता है तो उसके बाद इतना टाइम है, और वहाँ पे आप फिर भी आपको बाबर जैसा। अच्छा, बाबर की मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं चाहे PSL देखें या उससे पहले एक आधा सीरीज देखें उसकी, अभी देखें T20 में, एंड देन फिर ये वनडे जो हुआ है, इसने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया है। He is working on it. लाला पिछले साल 121 का स्ट्राइक रेट था जो बाबर मेंटेन कर रहे थे। दिस ईयर अराउंड, ये तो हम T20 की बात कर रहे हैं, इस साल जो है 140 प्लस 50 को टच कर रहे हैं, विच मीन्स सबसे अच्छी बात ये है दैट ही हैज रियलाइज्ड। एक बंदा जब रियलाइज करके उस पे काम करता है वो सबसे जरूरी। अगर आपको याद है, इमाम से हमारी बात हो रही थी, इमाम बैठा हुआ था और इमाम कह रहा था कि क्योंकि बाबर के साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज है और बाबर को इस चीज की फिक्र है, तो फिक्र थी, तो जिसकी वजह से उसने काम किया उस चीज पे, उसके ऊपर जो एक स्टैंप लग रहा था। इवन कि हम यहाँ पे बैठे हुए बाबर की बात करते थे कि इसको इनिंग अगर 50 बॉलें खेल गया तो 50 रन ना करे, फिर लेके जाए टीम को पूरा ऑल द वे। तो उसने, बाबर ने बहुत ज़बरदस्त, मुझे लग रहा है कि वो प्रूव कर रहा है माशाल्लाह से। और वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम का इस तरह के स्ट्राइक रेट का होना और इस कॉन्फिडेंस के साथ जब वो जाएगा तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन लाला, हमने देखा जो लास्ट T20 था उसमें जिस तरह बाबर आउट हुए, उन्होंने लेग साइड पे जो शॉट खेला, डू यू थिंक कि अगर वो स्ट्राइक रेट की तरफ ज़्यादा, ऑल्दो आई कंप्लीटली अग्री कि आपका स्ट्राइक रेट एक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन आप अगर अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से हटते हैं
और आप ऐसे शॉट्स खेल के जल्दी आउट होते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है? देखें आप दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस तरह की शॉटें मारी हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो हद नहीं 50-100 करेंगे। तो कभी कभार आप होता है, फिर वही चीज़ें होती हैं कि आप उससे कितना सीखते हो। गलतियां तो करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में क्योंकि बाबर से अर्ली ऑन इस तरह की शॉट की तवक्को हमने कभी की नहीं थी, तो वो लग जाती है, ऐसे भी मैच में हो जाता है। और नहीं, वी नीड टू डिसाइड। मैं तो ये हमेशा जो अभी रीसेंट टाइम्स में बाबर की अगर जल्दी आउट होने को क्रिटिसाइज करता है, आई वुड से वी नीड टू डिसाइड वेदर वी वांट अ बाबर आजम जो कि बड़ी लेस रिस्क क्रिकेट खेले और स्ट्राइक रेट पे ना फोकस करे, या स्ट्राइक रेट पे फोकस करे बट हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा है कोई बात नहीं, बट स्ट्राइक रेट पे फिर फोकस करे। सो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वाला बाबर आजम, या फिर बाबर जो है वो अपने शॉट्स और इन्हांस करे अपनी रेंज, जैसे वो स्वीप कम खेलते हैं, डू यू थिंक कि वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, वो अपनी रेंज को एनहांस करें? क्योंकि चाहे इतना बड़ा प्लेयर सही, लेकिन वो अपनी चीज़ें तो नहीं वो देखिए स्किल्स तो आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप एक जगह पे फंस रहे हो और बॉलर ने टारगेट कर लिया, प्लान कर लिया, तो जाहिर बात आपको नया शॉट तो डेवलप करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो लेकिन क्विक लड़ना ठीक है, अल्लाह करे कि वो इसी तरह इसी फॉर्म में चलता रहे। हमें यही बाबर आजम चाहिए, इसी तरह खेलता रहे, इसी तरह फॉर्म में रहे। इस वक्त जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तान टीम की, एक ऐसा प्लेयर जब अंदर जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये रन करके निकलेगा, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस हमें और प्लेयरों पे भी चाहिए। शायद आपने कहा कि पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने कल शान मसूद को देखा, बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, 11 डॉट्स खेली, फिर वो 12वीं एक सिंगल लिया उन्होंने और 12th बॉल पे वो आउट हो गए। डू यू थिंक कि वो थोड़े अंडर प्रेशर थे या अचानक से टीम में आए तो इसलिए? देखिए मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं ऐसे प्लेयरों को खुद फ़ोन करके बात करता हूँ। शान मसूद को मैंने खुद मैसेज किया और उसको मैंने यही कहा है कि शान, इस तरह के वक्त आते हैं, हम पे भी गुजर चुके हैं, लेकिन आपसे अच्छा कोच और आप ही अपने आप को उठाओगे, ना आपके घर वाले आपको उठाएंगे, ना कोई मीडिया वाला उठाएगा, आप खुद ही अपने आप को उठाओगे और इस प्रेशर में से अपने आप को खुद आपको निकालना पड़ेगा अपने आप को। और इंजॉय करो प्रेशर को, जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे ना आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जिस तरह आप PSL में खेलते हो, दूसरी क्रिकेट खेलते हो, आप इंजॉय करके खेलते हो ना, तो आपको पता है कि आप किस फेज में से गुजर रहे हैं और उस फेज को आप ही ने हैंडल करना। जब भी मैं कहता हूं हमेशा कि इस लेवल पे आप ही सबसे अच्छे अपने कोच हो, क्योंकि आप ही को अपने अंदर के शान मसूद का पता है। किसी और बात हुई शान से, was he fit? नहीं, शान मसूद ने मुझे बताया, शान मसूद ने कहा 2 दिन पहले, बिकॉज नेट्स में जो है ही वाज स्ट्रक बाय द बॉल। अच्छा, मुझे कोई इंजरी का उसने नहीं बताया, उसने कहा शायद भाई थोड़ा सा 1 महीने से थोड़ी चीज़ें आती हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह और मैं करके दिखाऊंगा। ये मुझे मौका मिला है, तो ये अच्छी बात है कि एक प्लेयर की तरफ से इतना अंडर प्रेशर, जो पिछले 1-1.5-2 महीने में उसकी वाइस कप्तानी को लेके आई डोंट नो कि उसको फजूल का प्रेशराइज, एक ऐसे प्लेयर के जिसके ऊपर हमने काफ़ी इन्वेस्ट की है, हमने शान मसूद पे बहुत इन्वेस्ट किया है। ऐसे तो नहीं एक प्लेयर को आप साइड लाइन कर देते हो, लेकिन यह है कि हम जैसे लोगों का काम है कि एक प्लेयर अगर है केपेबल है उसको हम कॉन्फिडेंस दे के रखें। तो मेरा कल मैसेज करने का मतलब ही यही था कि मैं उसको गिरने ना दूं। हमने काफी इन्वेस्ट किया है, अच्छा लड़का है, गुड ब्रेन, अगर वो टीम में है तो वो एक अच्छा दिमाग है। बिल्कुल बिल्कुल। सवेरा इससे पहले भी देखें, जैसे शारजा टीम गई थी T20 के अंदर, ये लोग गए थे यार। आप सीनियर प्लेयर्स को जब लेके जाते हो, आप बेंच पे बिठाने के लिए नहीं लेके जाते, पहले उन्हें मौका देते हैं, आप उनको खिलाते हो, उसके बाद आप नए प्लेयर्स ट्राई करते हैं अपने, जब वो ना करें तो। और वो यंगस्टर साथ सीखते हैं फील्ड पे, जब आप क्रीज शेयर कर रहे हैं, आप पार्टनर बन रहे हैं तो सीख रहे हैं। मगर एक चीज और, जब हम शान की बात करते हैं कि शान को तो इवेंचुअली अब हम फ्लोट करवा ही रहे हैं ना, शान को हमने कह दिया नहीं जी ओपन स्लॉट खाली नहीं है, आप खेलेंगे, फ्लोट करेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। मगर क्या शान को सेटल करने के लिए रिजवान को क्यों हम अनसेटल कर रहे हैं? रिजवान के अगर मैं रन्स देखती हूँ, रिजवान के रन्स 4थे नंबर पे ज्यादा हैं। रिजवान ने फ्री फ्लो में 4थे नंबर पे ज्यादा अच्छी बैटिंग की है, कल भी बहुत अच्छा खेले, कल भी फिनिश किया, मगर फिर भी हम रिजवान को वो चैलेंज कर रहे हैं। अब जब शान को फ्लोट कर ही रहे हैं तो 4थे के बजाय शान को 5वें पे भी खिला सकते हैं आप। अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 5-6 में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। बात यह है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा प्लेयर आपको उस सिचुएशन में कैसा करके देख सकता है। अगर खब्बे लगे हुए तो व्हाई नॉट शान को भेज दो, लेफ्ट हैंडर को भेजो। अगर कोई ऑफ स्पिनर वगैरह लगे हुए या जो ऐसे बॉलर, फास्ट बॉलर लगे हुए जिससे रिजवान अच्छा हिट मारता है, तो व्हाई नॉट रिजवान को। तो ये चेंज कर सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर ना बनाना चाहें तो। एक फखर जमान पे एक शॉट देखते हैं, क्योंकि हम बैटर्स की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं फखर जमान की परफॉर्मेंस ODI और T20 में किस तरह वेरी करती है, फिर उस पर सवाल लेते हैं। लाला जी, डिप्लोमेटिक जवाब अपना। तो अगर दिल की बात कर लें, आपने 15 T20 अगर आप देखूं तो नंबर 3 पे आप खेलें, 15 T20 में सिर्फ आपकी एक 50 है। दूसरी तरफ अगर लास्ट 20 वनडे जो आपने खेले ओपनर,
उनमें आपकी 5 सेंचुरी हैं, तो आप नहीं समझते कि आपका जो नेचुरल पोटेंशियल है वो एज अ ओपनर बैटर है। तो अगर आपको भी अगर वनडे की तरह T20 में भी ओपन कराया जाए तो आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। पहले तो आप रिकॉर्ड थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर सही कर लें, किसी ने आपको गलत भेज दिया हुआ, मेरे ख्याल में 2 से 3 50s है। लेकिन देखें, अगर आप सही कह रहे हैं कि मैंने पूरी क्रिकेट एज अ ओपनर के लिए, लेकिन जिस तरीके से अगर आप टीम की सिचुएशन को देखें, डिप्लोमेटिक जवाब में मेरे ख्याल में मैं कभी डिप्लोमेटिक बात करता नहीं हूँ, अगर आप समझते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप टीम की सिचुएशन देखें, आप क्या समझते हैं कि बाबर या रिजवान स्पिनर को ज़्यादा मतलब हिट कर सकते हैं बड़े, या मैं कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में तो मैं कर सकता हूँ। तो अगर टीम कम्बिनेशन आप देखें तो टीम कम्बिनेशन में आपको एक लेफ्ट हैंडर बीच में चाहिए होता है, बल्कि 2 चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो अभी टीम कम्बिनेशन है उसके लिहाज से तो मतलब ओपनर अगर आप किसी और को भी डाल दे तो मेरे ख्याल में किसी और की बनती नहीं है, जिस तरीके से रिजवान और बाबर परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे पहली बात तो हमारे जर्नलिस्ट जो सवाल करते हैं ना, वो प्लेयर को इतना अग्रेसिव कर देते हैं। अब जो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया बाबर और रिजवान से, विच वाज नॉट नीडेड। लेकिन लाला क्या कहते हैं इस लॉजिक में कि देखिए, अब T20 की अगर बात कर रहे हैं तो T20 में हम तो यहाँ पे बैठ के मैंने भी कहा है कि फ़खर अगर बनता है तो ओपनर ही बनता है, क्योंकि हमें एक ऊपर से ऐसा बैट्समैन चाहिए। लेकिन अगर कुछ अरसे से हम देखें बाबर और रिजवान को T20 में, तो उन्होंने तो मेरा मतलब है कि वो सारा संभालते ही वही हैं। और अगर बाबर नहीं करता तो रिजवान करता, रिजवान नहीं करता तो बाबर करता है। रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया उनके। वर्ल्ड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप देखूं तो इस वक्त बाबर और रिजवान टॉप पे बैठे हुए हैं। 56 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, मिलके दोनों ने 2708 रन्स बनाए हैं और हाईएस्ट दोनों का रहा है 203 नॉट आउट। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा मुझे लगता है और क्या चाहिए? और जैसे फखर ने कहा कि ये नीचे नंबर पे अगर खेलता है तो ये इतना तगड़ा है कि फास्ट बॉलर स्पिनर्स को आराम से छक्के दे सकता है। और बीच में आपको एक खब्बा चाहिए होता है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ। और रिलायबिलिटी आपको दिख रही है, 50.14 के एवरेज से खेल रहे हैं, तो रिलायबिलिटी भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने प्रूव किया ना, रिजवान और आपके लिए ये क्या नाम है इसका, बाबर, ये दोनों प्रूव करके दे रहे हैं, हर मैच में तो रन करके दे रहे हैं बेचारे, और क्या कर रहे हैं। लेकिन लाला, वी बीइंग आल्सो क्रिकेट फैंस, हम क्योंकि ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, बहुत सारे उनके ए कैटेगरी प्लेयर्स इसमें नहीं है, और हम ये मैचेस बहुत क्लोज जाके जीत रहे हैं। जैसे कल भी जैसे शान जिस स्टेज पे आया था, हमें लग रहा था ये मैच फंस सकता है, मतलब क्योंकि हम इतना अपनी चेजिंग में एक तो हम डरते हैं और दूसरा हम अपने प्लेयर्स से ये घबराहट होती है कि शायद ये फंस जाएगा मैच। तो डू यू थिंक अगर ये जब वर्ल्ड कप में आप जा रहे होंगे, जब आप न्यूजीलैंड की ए टीम से खेल रहे होंगे या बाकी टीमों पे खेल रहे होंगे, तो अभी हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग? देखिए, आप 11 प्लेयर उनके भी थे, 11 हमारे भी थे। तो बात यह है कि ठीक है, उनके वो 3-4 प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं वो नहीं थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है, अगर हम बैटिंग देखें, हम बॉलिंग देखें, तो मेरे ख्याल में इस वक्त मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ पाकिस्तान टीम को, हर लिहाज से बैलेंस्ड है। आपको क्या चाहिए? स्पिनर्स, टॉप स्पिनर्स हैं आपके पास। स्पिनर आपको, यू डोंट हैव अ फ्रंट लाइन स्पिनर, जैसे राशिद, इंग्लैंड के पास रशीद है, उस तरह का कोई स्पिनर आप, जैसे उसामा मीर को आप चांस नहीं दे रहे, आप शादाब को खिलाए जा रहे हैं, तो स्पिनिंग में आप उतना स्ट्रेंथ नहीं है आपकी कि ये स्पिनर जाके आपको विकेट ले देगा। हमें इंडिया में जरूरत पड़ेगी स्पिनर्स की, बिल्कुल पड़ेगी, हमें तगड़े स्पिनर्स चाहिए होंगे। और मैं जिस तरह कह रहा था कि क्या पता वर्ल्ड कप सेम टीम ना हो, 2-3 चेंजेस इसके अंदर और हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया जा रहे हैं, अबरार क्या पता आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो कुछ भी लाला, ये आपकी लास्ट बायलैटरल सीरीज है, आप कब ट्राई करेंगे इन प्लेयर्स को? अगर आपको वर्ल्ड कप में इन प्लेयर्स को रखना है तो इफ्तिखार नहीं है आपके पास, आपने इमाद को ओडीआई में नहीं चांस दिया है, सो आई डोंट थिंक हम उसको सीरियसली ले रहे हैं कि हमें एक जेन्युइन स्पिनर, विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए हमें। देखिए, आपके पास अगर आप शादाब को जेन्युइन विकेट टेकर नहीं समझ रहे तो फिर किसको करें? अब हाँ ठीक है, उसकी शादाब मुझे भी वो नजर नहीं आ रहा जो शादाब नॉर्मली बॉलिंग करता है। ये सवाल आपसे पूछेंगे, जवाब इसका लेंगे कि शादाब क्यों दिख रहे हैं, व्हाई इज नॉट शादाब? क्योंकि शादाब का तो मेन रोल ही है कि मिडिल ओवर्स में आके विकेट निकालनी है, पार्टनरशिप तोड़नी है। बट वक्त एक ब्रेक का, वो ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे यहीं से कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी। हमारे अपने लाला आज मौजूद है हमारे साथ और डिस्कशन हो रही है। शादाब
पाकिस्तान के हवाले से। लाला, रिसेंटली मैं शादाब की परफॉर्मेंसेस की बात करूं, हम ओडीआई की परफॉर्मेंस की बात अगर करते हैं तो लास्ट जो 10 ओडीआईज हैं उसमें भी अगर हम शादाब की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑफ कलर है शादाब, उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आनी जो हम शादाब से रिक्वायर करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ टीम पाकिस्तान। मिडल में आके ब्रेक थ्रू देना, पार्टनरशिप तोड़ना, ये शादाब का एक मेन रोल है, मगर वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस दिख नहीं रही। सवेरा शादाब को जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो टीम मैन है। मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद हैं। जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस की बात है, नो डाउट अगर लास्ट की 10 मैचेस अगर वनडे खेले उसमें मेरे ख्याल में 9-10 आउट किए हैं उसने, लेकिन जो शादाब ने अपना कैलिपर एक उसका एक था कि किसी भी टीम के खिलाफ जब हमें इंपॉर्टेंट विकेटें चाहिए भी होती थी, इसलिए कि मिडिल के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मिडिल में आके आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसने हमेशा वो रोल अदा किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अदा किया है। ये मुझे लग रहा है कि जब से ये बैटिंग का रूप, बैटिंग की जिम्मेदारियां संभालने लगा है तो इसने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि फोकस हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, और साथ में ये है कि अपनी बॉलिंग पे फोकस उसका जो है ना वापस होना चाहिए। उसको कभी कभार मैं बॉलिंग करते हुए देखता हूँ, उसकी जो लेग स्पिनर का या किसी भी बॉलर का कमर का लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपकी कमर नहीं लगती आपका बॉल हवा में ड्रिफ्ट होता नहीं है, तो मुझे नज़र नहीं आता कि वो अपना प्रोसेस जो बॉलिंग का है वो बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा है। वो पूरा उस प्रोसेस को कंप्लीट कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका वो बॉल ड्रिफ्ट और लाइन द लेंथ बन नहीं रही उसकी। और लेफ्ट हैंडर के लिए, लेफ्ट हैंडर पे उसको मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो कर जाता है कि मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बॉल नहीं कर पाता, होता है, मेरे साथ भी होता था ये। लेकिन आप अगर थोड़ा सा आप समझते हो कि थोड़े से कुछ दिनों के लिए अगर आप उस चीज़ को राउंड द विकेट ट्राई करके देखें कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन आप अपनी लाइन चेंज करें, मिडिल पे बॉल गिराएं, ताकि वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आपको सिंगल के लिए खेल ले या डॉट बॉल हो जाए अगर आपका फील्डर वहां पे है, और राइट हैंडर को सामने आने दें, इसलिए कि राइट हैंडर पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं स्पिनर्स, खासतौर पर लेग स्पिनर्स। तो ये वो कुछ चीज़ें, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि शादाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में सवेरा ये भी होती है कि हम बेंच की भी बात करते हैं, बेंच पे आपने उसामा मीर को बिठाया हुआ है, शादाब कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है वो लड़का। की वजह से होता है कि आप अपने मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा एक्शन, बिल्कुल एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। और इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपके पास उसामा मीर बैठा हुआ है, आप इसको 2-3 मैचों के लिए रेस्ट करा के उसामा मीर को ट्राई करें आप साथ, ये जाके जरा नेट पे लंबी बॉलिंग करे, कुछ लंबे स्पेल्स करे तगड़े वापस। मैं समझता हूँ इसके बगैर, शादाब के बगैर टीम नामुकम्मल है। आपको लगता है कि जितना फटीक हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, शाहीन बहुत खेल रहे हैं, बाबर बहुत खेल रहे हैं, आपको लगता है कि कोई रूल्स होने चाहिए कि भाई आपके जो टॉप के प्लेयर्स हैं जिनको पता है कि वो बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़ी सीरीज़ में होंगे, उनको कोई 80% 70% मैचेस मिलने चाहिए, ताकि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से प्रिपेयर होती रहे? बिकॉज हम जब भी बात करते हैं, मैं तो शुरू से इस चीज़ के फेवर में, शुरू से आप बेंच को इसलिए स्ट्रॉन्ग करते हो कि हम प्लेयर्स को रेस्ट दे सकें। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि मैग्रा की जगह एक फास्ट बॉलर खिलाया था, लेकिन पॉन्टिंग ने ये कहा था अगर ये 5 भी आउट करेगा, खेलेगा अगले मैच मैग्रा ही खेलेगा। तो बात यह है कि आपको चांस देना भी पड़ता है, आपको प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है। कंटिन्यू क्रिकेट खेले जा रहे हैं, शादाब कंटिन्यू PSL, देन बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान। आप कुछ प्लेयरों को रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने टीम से बाहर ही कर दिया, फिर प्लेयर डरते भी है ना, सिक्योर फील भी नहीं करते, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है। और मैं समझता हूँ कि रेस्ट देना चाहिए, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो कोई भी हो, नसीम हो या आरिस रऊफ हो, उनकी जान लगती है मैच पर, खासतौर पर पाकिस्तानी पिचों पे बड़ी जान लगती है, आउट करने में फास्ट बॉलर इजी नहीं होता आउट का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह की अगर आप बात करेंगे, हम बात करें तो कल की जो नसीम शाह की बॉलिंग इस पिच के ऊपर थी, इतना मजा आया मुझे उसकी बॉलिंग देखते। हमारे पास बॉलिंग के क्लिप भी हम साथ साथ वो भी देखते रहे। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस लड़के ने। डिसिप्लिन लाला, डिसिप्लिन की बात करें ना, वो नहीं कहते कि एक जो है एक रुमाल रख के कहते हैं ना कोचेस के, नहीं जी एक ही जगह फेंकना है, वो आप देखें तो कि जिस तरह डिसिप्लिन बॉलिंग की है। सवेर हर पिच के ऊपर आप आउट करने नहीं जाते, आप कभी कभार एक एरिया पकड़ते हो कि जिससे आपको बाद में रिवर्स स्विंग मिलता है आपको।
वो चीज़ शुरू में नहीं मिलती, लेकिन बाद में आपको रिवर्स स्विंग देखा। अगर आप मैच देखें तो सारे बॉलरों को बाद में रिवर्स स्विंग मिला है, जिसकी वजह से हमारे लड़कों ने आखिर में अच्छी बॉलिंग की, शाहीन हारिस ने एंड देन इसने नसीम ने। और मैं चाह रहा था कि अल्लाह करे आउट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिकॉर्ड भी बन गया, शायद रिकॉर्ड बन गया है। 6 ओडीआईज में जो है वो 20 विकेटें टू रीच द 20 विकेट मार्क। 6 मैट हेनरी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। ये सीरीज जीते, यहाँ पे 3 मैचेस जीते, 2 मैचेस है जो लड़के बेंच पे बैठे हैं सारों को खिलाओ, सबको खिलाओ। और बिल्कुल खिलाना चाहिए। मगर लाला अब एक कंसर्न शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन की बॉलिंग में एक कंसर्न जरूर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन वार्म अप लेट हो रहे हैं शायद। पहला स्पेल नहीं वैसा गुजरा, दूसरा स्पेल, तीसरे स्पेल में शाहीन ने कमबैक किया कल के मैच। बिल्कुल। तो स्पीड उस तरह मैनेज नहीं हो रही है। क्या अभी तक वो कहते हैं इंजरी से वापस आके कॉन्फिडेंस जो होता है, आप मेंटल बैरियर आ जाता है आपका, क्या ये मसला? सवेरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि शाहीन जो है वो विकेट टेकिंग, वो विकेटों के बगैर रह नहीं सकता। उसकी एक नेचर में कि मैंने आके नए बॉल का फ़ायदा उठाना है, मैंने आउट करना है। लेकिन उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, या उनके साथ जो कोचेज है वो बताना चाहिए कि हर पिच के ऊपर आप विकेट नहीं ले सकते। और हर दिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर दिन ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको देखा कि अर्ली ऑन आपको वो स्विंग नहीं मिल रहा, वो सीम नहीं मिल रहा, देन आप लेंथ पकड़ लो अपनी, वहां पे कंसिस्टेंट आप कंसिस्टेंट रहो, वहां पे आप कुछ बॉलिंग करो, आपको रिवर्स स्विंग मिलेगा, बाद में आप करोगे। हर पिच पे आप ये ना उम्मीद करें कि मैं आती डग डग करके आउट करना और शुरू आप कर बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हो एज अ बॉलर। अगर आपको बैट्समैन को पता है कि आपने आगे ही पिच करना है, और आपने आगे ही पिच करा के विकेट लेनी है, तो बैट्समैन भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वहीं बॉल आनी है, वहीं बॉल आएगा, बैट्समैन तैयार होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरी भी 1-2 दिन से बात हुई है शाहीन के साथ, और ये रियलाइज कराया उसको मैंने कि हर पिच पे आप आउट नहीं कर सकते, आपको लाइन और लेंथ को पकड़ना पड़ता है। नसीम शाह की मिसाल सबके सामने है, बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन बॉलिंग, तो आपको कभी कभार डिसिप्लिन बॉलिंग करने की भी जरूरत पड़ती है। आखिरी 2 ओवर तक, आखिरी 2 बॉलों तक नसीम को विकेट नहीं मिली थी, बट यस इकोनॉमिकल रहे। उसके बाद रिवर्स स्विंग हुआ है, तो तीनों बॉलर ने, तीनों फास्ट बॉलर ने फिर अच्छी यॉर्करें मारी हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है। अब होता ही है कि जब रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा होता तो ये लड़के डरते हैं, ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते यॉर्कर, जो हमारे हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है। जब इनको रिवर्स स्विंग मिलता है, जब आप क्रॉस द सीम बॉल करना शुरू करते हैं, सीम से जरूरी नहीं कि आपको स्विंग ही मिल जाए, जब आप क्रॉस द सीम बॉल करते हैं तो उससे बॉल रिवर्स स्विंग बनना। अब तो वो वाला दौर नहीं कि आपने नाखून मार लिया या मेरी तरह दांत लगा दिए। जब भी आपने रिवर्स स्विंग बोला ना, मुझे वो पिक्चर याद आ रही है। तो रिवर्स स्विंग करने के तरीके हैं आप, तो आप रिवर्स स्विंग जब आपको मिलता है, देन फिर आप यॉर्कर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। और हमारे बॉलरों की स्ट्रेंथ रही है यॉर्कर, और खासतौर पर रिवर्स। उमर गुल उनके साथ है जो कि हमेशा से टॉप, उससे अच्छी यॉर्कर तो कोई मारते ही नहीं था रिवर्स स्विंग। वैसे मैं सलाम करती हूँ उमर गुल की मोटिवेशन को, बिकॉज अनाउंस हुआ है मॉर्कल, मगर मॉर्कल क्योंकि आईपीएल में बिजी हैं, सो मॉर्कल इज नॉट जॉइनिंग इन द टीम राइट नाउ। बट उमर गुल जितनी डेडिकेशन से अभी भी आपको होता है ना, आपको बताया हुआ है कि नहीं जी आप तो टेम्पररी हैं इस जॉब पे, मगर उसके बावजूद जितनी डेडिकेशन से ही इज वर्किंग ऑन द प्लेयर्स, हैट्स ऑफ टू हिम के वो लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं। नहीं, उमर गुल की बड़ी खिदमत है जी क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उमर गुल की हमेशा से बड़ी स्पीड। हाँ, स्पीड पे मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि शाहीन के बारे में लोग इंजरी के बारे में कहते हैं कि अगर फास्ट बॉलर को नी इंजरी आ जाए तो उसके लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। डू यू थिंक कि थोड़ा सा जल्दी शाहीन पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा डाल दी गई है, और नी इंजरी से सही रिकवर होना चाहिए था, और पेस का गिरना भी वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि नी इंजरी थी इतनी सिवियर? अच्छा, मैं जहाँ तक इंजरी का ताल्लुक है तो मेरा तो नहीं ख्याल किया अब कोई ऐसी इंजरी कैरी कर रहा। हाँ, नो डाउट आपकी जो नी होती है, लोअर बैक की इंजरी बड़ी सख्त होती है, इसका रिहैब बहुत मुश्किल है, और वो मुश्किल टाइम उसने गुजार लिया। 2-3 महीने उसने टीम से बाहर रह के अपने आप को जितना मार सकता था ट्रेनिंग के अंदर, उसने अपनी ट्रेनिंग प्रोफेशनल के साथ, फिजियो सारे प्रोफेशनल पाकिस्तान टीम के, तो वो कवर कर गया। पीएसएल में भी उसके नज़र आए, मैचेस नज़र आए, एंड देन फिर ये था कि अब जिस तरह वही वाली बात कर रहे हैं कि आगे आप वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो आप अपने जो की प्लेयर्स हैं उनको, एक होता ना कि आपके पास बेंच पे कोई है नहीं कि शाहीन नहीं है तो कौन खेलेगा, आपके पास एहसानुल्लाह बैठा हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर बैठा हुआ है, तो आपको नसीम शाह, शाहीन, हारिस, इनको अगर आप कंटिन्यू खिलाओगे ना, तो खुदा ना खास्ते इनको अगर दोबारा इंजरी होगी ना तो आपका वर्ल्ड कप भी सर पे पड़ा हुआ है। लाला, अब फिर हम क्योंकि शाहीन की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ वर्कलोड मैनेजमेंट की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ये तो मैचेस ठीक है 4 T20s में वो फीचर किए, उसके बाद अब ये ODIs हैं। एक और जो चीज़ कंसर्न वाली है वो ये है कि काउंटी खेलनी है शाहीन ने, एंड वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलना। ऑलमोस्ट 22 और मैचेस हैं जो शाहीन ने वर्ल्ड कप से पहले खेले। आपको लगता है कहीं शाहीन को भी सोचना चाहिए अपने वर्कलोड के हिसाब से, बिकॉज हमारे लिए T20 हमारे लिए वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में इस वक्त, एशिया कप में शाहीन इज़ वन ऑफ दी
spearhead bowler that Pakistan has. आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से या तो फिर बोर्ड रिस्ट्रिक्ट करे और बोर्ड फिर वो खसारा जो उनको हर जाना है तो वो पूरा करे, या फिर शाहीन शुड थिंक अबाउट? देखें सवेरा, क्रिकेट खेलना भी ज़रूरी है और रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी काउंटी क्रिकेट में खेलना ये भी एक आप बहुत सीखने को मिलता है। ग्रूमिंग आपकी बड़ी होती है, गोरों के साथ खेलते हुए, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्रिकेट भी ज़रूरी है, खेलना भी चाहिए, लेकिन अपने आप को खुद बंदा लेके चलना पड़ेगा कि अब वर्ल्ड कप मेरे सर पे है, मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, मुझे कितना खेलना चाहिए। या इसको सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कोचेस के साथ, अपने ट्रेनर्स के साथ बैठ के अपना एक पूरा कैलेंडर बनाएं कि मैंने इस महीने में इतनी इतनी क्रिकेट खेलनी है, इतने इतने मैचेस, और मैंने प्रॉपर रेस्ट भी करना है क्योंकि वर्ल्ड कप मेरे सर के ऊपर है। तो ये एज अ प्रोफेशनल तो ये आप खुद और एज अ जो मैनेजमेंट है उसके साथ मिलके आप अपना कैलेंडर पूरा बना डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम जाहिर सी बात है जब ये लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोचेस की बात कर रहे हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न ने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली अभी कि दिस टीम इज ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस हैं इस टीम में, बट द टीम इटसेल्फ इज नॉट अ चैंपियन टीम। आप मतलब बिटवीन द लाइंस ऐसे कि जी हाँ इंडिविजुअल ग्लोरीज हैं हमारे पास, जिस तरह वेस्ट इंडीज इंडिविजुअली सब ऐसी दमदार, मगर सैमी शायद एक वो फोर्स था कि डैरन सैमी ने सबको जुड़ाया और उसको एक ऐसी टीम बनाया जो फाइटर टीम बनी और कंसेक्यूटिवली 2 वर्ल्ड T20 जीत के हमारे सामने दिखी। आपको लगता है कि अब जो ग्रांट ब्रैडबर्न शिकायत कर रहे हैं ये उन्हीं का काम है कि वो उनके पास चैंपियंस हैं, मगर जोड़ने वाला काम तो फिर सपोर्ट स्टाफ का ही होगा ना, कोच का ही होगा, हेड कोच को करना है अब ये काम? मेरे ख्याल में इस लेवल पे इस तरह की बात एज अ कोच जब आप टीम के साथ हैं तो करने की ज़रूरत नहीं थी। आप जब कर जाते तो फिर बताते कि इसकी टीम के ये हालात थे और मैंने ये कर दिया, इस टीम को जेल कर दिया, इस टीम को मैंने चैंपियन बना दिया। पहले से आप बातें नहीं करना शुरू कर देते। आप जब आप करो ना, अगर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ये करके दिखाओ ना। आप टीम को जेल करो, जितवाओ जाके वर्ल्ड कप। हम कहेंगे यार वाकई कोच ने कुछ काम कर दिया। ये तो हमें भी पता है, इस चीज का तो हमें भी पता है। परफॉर्मेंसेस से देख रहे हैं कि हम काफी अरसे से कोई सीरीज जीत नहीं रहे, कोई बड़ी ट्रॉफी उठा नहीं रहे। लड़के टॉप पे हैं, पर लड़के टॉप पे, तो ये किसका काम है? ये तो हमें भी पता है। हम क्यों चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो दुनिया का बेहतरीन, जितना बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन कप्तान भी बने? क्यों ना बने भाई? अगर इतना टॉप प्लेयर है माशाल्लाह से हमारा, तो वो किस तरह बनेगा? आपका काम है ना, आपको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, आपको पैसे डॉलरों में दे रहे हैं, करो काम करो। हाँ, भरपूर दे रहे हैं। कप्तानी में शायद यहाँ से फ्रॉम हियर टिल वर्ल्ड कप या जो अभी हमने एशिया कप भी खेलना है, व्हाट डू यू थिंक किन चीज़ों पे हमें स्पेशली काम करना चाहिए एज अ कैप्टन भी, एज अ टीम भी? किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? देखें असल काम तो आते रहेंगे, गलतियाँ आती रहेंगी, सीखते रहोगे, करते रहोगे। मैं ये समझता हूँ कि फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, और फील्डिंग ही आपको 70-75% और हम बड़ा रिकॉल कर सकते हैं किस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हसन अली का कैच छूटा, बिल्कुल एशिया कप के फाइनल में हमने श्रीलंका के अगेंस्ट कैचेस छोड़े, अभी T20 में हमने जो शादाब ने कैच छोड़ा। हाँ, तो फील्डिंग जो है ना, वो फील्डिंग के अंदर जो है ना वो टीम नजर आती है। 11 के 11 ग्राउंड में होते हैं और 11 के 11 पता चलते हैं कि टीम जीतना चाह रही है कि नहीं। तो फील्डिंग जो है ना, वहाँ टीमों का पता चलता है कि चाह क्या रहे हैं आज के दिन ये लोग। फील्डिंग जो है वो मेजरली इंडिविजुअल फेल ज्यादा होता है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मतलब आपको कोच जो करवा ले जिंदगी में, मगर अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फील्डिंग। जॉन्टी यही कहता था, कहता मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे पता है कि बैटिंग में अच्छा बॉल पड़ गया मुझे, ठीक है, मैं आउट हो गया, ठीक है, लेकिन फील्डिंग तो भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं जब तक इस चीज को इसको एंजॉय नहीं करूंगा, मैं अच्छा फील्डर बन ही नहीं सकता। कहता है होता ये कि जहाँ फील्डर छुपना शुरू हो जाए ना कि यार मेरे पास बॉल है, मेरे पास कैच ना है, तो वहाँ उसी के पास ज्यादा बॉल जाती है और कैच जाते हैं और वो छोड़ते ही है। तो जितना आप इसको एंजॉय करते हो और जितना आप चाहते हो कि यार मेरे पास कोई अच्छा कैच आया, मैं डाइव मारूं, पकड़ूं इसको, रन आउट करूं, तो वो होता ही वही है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। और एज अ टीम भी आप इंडिविजुअली तो आपने फील्डिंग को एंजॉय करना है। जैसे हम शादाब को देखते हैं, जब शुरू में हमने देखा तो हमें भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान का जॉन्टी रोड्स आ गया, जिस तरह वो पॉइंट पे कैचेस करते हैं और आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है उनकी, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी है। आपको लगता है कि इंडिविजुअल के अलावा एज ए टीम भी यू हैव टू टेक टारगेट्स के यार आज फील्ड में हमने 10 रन रोकने हैं, 12 रन रोकने हैं, 15 रन रोकने हैं और सबने उसमें चिप इन करना है? ये तो होता है, ये टीम मीटिंग्स के अंदर तो ये डिस्कस होता है कि फील्डिंग का रोल है कितना इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में जैसे बैट बॉल पड़ जाती है, बैट्समैन शॉट मारता है, आप अच्छा डाइव से रोकते हो, आप बाउंड्री पे चौका हो रहा था, आप रोक लेते हो, 2 रन बन जाते हैं।
तो फील्डिंग का रोल तो हमेशा से और बॉलर का मोराल इतना बढ़ता है, आपका अगर कैच ड्रॉप हो जाए तो आप पूरा बॉलर बैठ जाता है और बिल्कुल आपका। मगर अब कमिंग बैक टू बाबर, आपने बाबर की बात की, 12,000 इंटरनेशनल रन्स, लाला छठे वर्ल्ड के जो है वो बैटर बन गए एट सच एन एज। अभी काफी क्रिकेट है बाबर की आगे, इन टर्म्स ऑफ एवरेज सबसे टॉप पे हैं वो। एग्जैक्टली। और मैं जब लिस्ट देखती हूँ तो वो लिस्ट है, विव रिचर्ड्स हैं, हाशिम आमला हैं, स्टीव स्मिथ हैं, जो रूट हैं, विराट कोहली हैं, एंड नाउ बाबर इन 277 इनिंग्स ही हैज अचीव्ड दिस 12,000 मार्क। मतलब मुझे ये लगता है कि द नंबर ऑफ मैचेस जो हम खेलते हैं, बाबर को हम शायद वो एक चीज़ है जो शायद मेजरली ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट बनने से रोकेगी। क्योंकि लाला जब हम मैचेस की बात करते हैं, नंबर ऑफ मैचेस जो पाकिस्तान खेलता है, हमारी एफटीपी बहुत ही कोई थिन होती है, हम बहुत कम खेलते हैं। अभी क्योंकि हमारा फोकस ओडीआई, तो मैं ज़रा आपको एक स्टैट दिखाती हूँ ओडीआईज के हवाले से कि ओडीआईज जो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के बाद से हमने जो ओडीआईज खेले हैं वो किन किन टीम से कम है। हम बैठे हुए 11वें नंबर पे, हमने तब से अब तक सिर्फ 24 ओडीआईज खेले। हमसे ऊपर आयरलैंड है, हमसे ऊपर जिम्बाब्वे है, हमसे ऊपर श्रीलंका, बांग्लादेश। तो मतलब हम कहाँ खड़े में, हमें क्या मिलता नहीं है कोई खेलने के लिए साथ? हैरत की बात है। तो आइलैंड से भी कम मैचेस खेले हैं, 11वें नंबर पे हैं हम लोग इस वक्त। मतलब आप देखें, इंडिया इज लीडिंग इट। क्यों इंडिया की टीम इतनी पॉलिश होती है, क्यों बेंच बनती है? बिकॉज वो खेल ही इतना रहे हैं, दे हैव सो मेनी मैचेस कि वो कहते हैं अच्छा जी एक लड़का निकाल दो, अगले को बुलाओ, अगले को भी यूज करो। ये देखें ना, अब नंबर देखें कितना बड़ा फर्क है, 54 और 24 बिल्कुल आधे आधे हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी क्रिकेट खेलोगे उतना इम्प्रूव करेंगे, उतने हम अपने नए लड़कों को चांस देंगे। अगर आपकी क्रिकेट ही नहीं होगी तो जाहिर बात है जो प्लेयर रेस्ट करना भी चाह रहा हो वो भी कहेगा यार मुझे तो पूरे साल में इतनी क्रिकेट मिल रही है, मैं क्यों रेस्ट करूं। तो कोई बैठना भी नहीं चाहेगा। तो मेरे ख्याल में जिसकी देखें, अगर बाबर आजम ने इतने मैचों में अगर इतने रन कर दिए माशाल्लाह, ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। उनकी फैमिली को, बाबर को बहुत बहुत मुबारक हो। और कि इतने मैचों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम जो है वो इस वक्त जिन बड़े प्लेयरों के आपने नाम बताए उनके बीच में खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी ऑनर की बात है ये। और पीसीबी को लगता है, आपको लगता है कि पीसीबी को आईसीसी से कुछ ये इस तरह नेगोशिएशन करनी चाहिए कि हमें उतने मैचेस मिलने चाहिए जो कंपेटिटिव नंबर ऑफ चेयरमैनों का क्या काम होता है? चेयरमैनों का काम ही यही होता है। नहीं, आईसीसी से ज्यादा मुझे लगता है कि बोर्ड से आपकी बोर्ड टू बोर्ड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन का काम तो ये नहीं होता कि टीम सेलेक्ट करके दे दे या कौन कप्तान है कौन नहीं है। चेयरमैन का काम तो है रिलेशनशिप के अदर दूसरे बोर्ड्स के साथ आपके हैं कैसे है, आप कितना उनके साथ 1-to-1 बात करते हो ताकि हम सीरीज खेलें, क्रिकेट खेलें। तो आपके रिलेशनशिप दूसरे बोर्ड्स के साथ, ये तो चेयरमैन की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। बट लाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना थॉट प्रोसेस। मतलब मैं अगर पिछले 2 बोर्ड्स के टेन्योर्स देखूं, अभी भी मुझे यही दिखता है, जो अभी भी करंटली बोर्ड है हमारा, आपकी प्रायोरिटी क्या है? बिकॉज यही जो हम 24 ओडीआई देख रहे हैं, हमने इस टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 27 टेस्ट खेले हैं और हमने कोई 70+ T20s खेले, विच मीन्स कि हमारा फोकस सारा शॉर्टर फॉर्मेट पे चला गया। अभी भी रिसेंट टाइम्स में जो हमारा ओडीआईस थे उसको हमने चेंज करके कहा जी T20s खेल लेते हैं। तो मेरा ख्याल से ये प्रायोरिटी भी तो डिफरेंट है कि हम लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ से ज़्यादा हम शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी हमारी वो है। अब मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा आपकी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए आपकी, ओडीआई ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम सिर्फ T20 के लिए हमसे लोग टीमें खेलना चाह रही हैं, हम खेलना चाह रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी यार, सिर्फ एक ही फॉर्मेट के रह जाएंगे हम लोग। तो टेस्ट क्रिकेट का होना, जो आपके टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो बेचारे साल में कितनी क्रिकेट खेलते होंगे, जो सऊद शकील है या 2-3 और लड़के हैं, वो तो बेचारे क्रिकेट ही नहीं खेलते होंगे। सऊद शकील तो खैर मतलब एक अजीब सी बात हुई है, हारिस सुहेल को आप स्क्वाड में वापस लेकर आते हैं और सऊद शकील का आप नंबर काट देते हैं, हारिस सुहेल फिर इंजर्ड हो जाते हैं, सऊद शकील फिर बैठे हैं। यानी एक चीज़ जो आपने गलत की थी उसको सही करने के लिए अब आप अगली चीज़ गलत कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं क्योंकि हारिस सुहेल को मैं जब चेयरमैन बना था तो मैं टीम के अंदर लेके आया था, डोमेस्टिक की टॉप परफॉर्मेंसेस के ऊपर लेके आया था। और जब उसका तीसरा T20 मैंने देखा ना तो मैंने कहा नहीं, गलत हो गई। नहीं गलत नहीं, ये फिट ही नहीं है। हाँ। ये इसका फिटनेस ही नहीं है। और पाकिस्तान की पिच के ऊपर, कराची में मैच था मेरे ख्याल में, उस बॉलर ने पीछे बॉल किया और वो जिस तरीके से वो आउट हुआ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार ये नहीं, ये हारिस सुहेल को तो मैं नहीं जानता था। मैं तो एक बड़े तगड़े हारिस सुहेल, उससे पहले एक मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग हुई उसने, लेकिन जिस तरह आउट हुआ, रन आउट हुआ था, पहुंच ही नहीं पाया, उसकी फिटनेस ही नहीं थी। देखिए ये
सवेरा जब मैं शुरू में आया तो मैंने फ़खर के हवाले से बात की कि यार इसमें जो उनकी तरफ से टीम मिली तो उसके अंदर फ़खर ज़मान का नाम नहीं था। तो मैंने कहा फ़खर, कहते हैं लाला मैनेजमेंट, उसमें सारे इन्वॉल्व हैं, तो उसमें फ़खर का नाम ही नहीं था। तो मैंने कहा क्या फ़खर क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा इसके अंदर फ़खर की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है और उसका फिटनेस का मसला है, तो इस वजह से हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो अगर आपको याद है तो मैंने 2 दिन बाद फ़खर ज़मान और हारिस सोहेल के फिटनेस टेस्ट खुद जाके, तो उसमें फ़खर मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, फिट लगा, तो मैंने कंसिडर किया। तो असल चीज़ ये है कि मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप की जो मैं बात करता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट फिटनेस भी मालूम होना, ताकि करंट फिटनेस तो पता हो प्लेयरों की, ठीक है ना। वो उस दिन फिटनेस टेस्ट पे तो हारिस ने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी और पेपड़े शेपड़े बाहर आ रहे थे। और अब मैं पूरी एफर्ट लगा रही हूँ बिकॉज वक्त यहाँ खत्म हो गया और रोकना है हमने, बिकॉज मुझे बार बार बताया जा रहा है कट जाएगा, जल्दी से बंद कर दे। लाला बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दिनों बाद आए ना, इतनी सारी बातें, बहुत बातें जो अभी खत्म नहीं हुई, बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।